आज भारत की, न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है नोबल वायरस कोरोना। तो दोस्तों, ये नोबल वायरस की उपाधि प्राप्त करने वाला कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था वुहान से, और वुहान में डॉक्टर ली ने सर्वप्रथम इसको पहचाना था और इसकी रिपोर्ट भी आगे दी थी। उसके बाद वुहान शहर में एक ही अस्पताल में 14 केस कोरोना के आए थे, जिसके बारे में उन्होंने सरकार को चेताना चाहा, लेकिन सरकार ने उनकी बात को न मानते हुए उसको नकार गए और उनके नकारने का नतीजा आज पूरा विश्व भोग रहा है। तो दोस्तों, जिस वायरस के कारण भारत और पूरे विश्व के बड़े बड़ी महाशक्तियां अपने देश को लॉकडाउन करके लोगों को घरों में बंद रहने के लिए मजबूर करके बैठे हुए हैं, उससे उनका कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस सब के बावजूद जो साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल रिसर्च सेंटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं, किस तरह से अपने काम को करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि विभिन्न देशों की लिस्ट में कुल कितने देश हैं जो आज ये काम कर रहे हैं कि वो कोरोना को खत्म करने के लिए कोई कारगर दवाई या यूं कहें कि कारगर वैक्सीन खोज निकालें। तो दोस्तों, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। अब कितने देश काम कर रहे हैं, कितनी रिसर्चें हो रही है, क्या कुछ रिजल्ट आ सकता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि वैक्सीन होता क्या है, किस तरह से ये ह्यूमन पे काम करती है और वैक्सीन बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, ताकि हमको ये अंदाजा लग सके कि अगर कोरोना की वैक्सीन बन गई तो उससे कितनी जल्दी लोग ठीक होंगे, कितना समय लगेगा वैक्सीन बनने में, लोगों तक पहुंचने में, और वैक्सीन कोई देश बनाता है तो उसको क्या कुछ प्रॉफिट मिलेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखें और इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। इसके अलावा इस वीडियो में हम कई सारी अफवाहों पर भी बात करेंगे। उन अफवाहों का भी मैं आपको जवाब दूंगा कि किस तरह से वो अफवाहें फैल रही हैं, जबकि फैक्ट क्या कहता है, रिसर्च क्या कहती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ताकि हमारा मनोबल बना रहे और ऐसे ही आगे भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। और इसके साथ ही चैनल को न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो नई नई अपडेट्स होती है बिना मैनुअल सर्च किए ही आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आपकी ये शिकायत होगी कि मैं काफ़ी लंबे समय बाद कोई वीडियो डालता हूं। दोस्तों, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं कोई भी वीडियो यूं ही नहीं डाल देता हूं। जैसे कि स्टार्टिंग में कोरोना वायरस आया तो उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी वीडियोज़ आई, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि मैं जो वीडियो डालूंगा उसमें कोरोना की जब कोई एंटीडोट या कोई वैक्सीन बन जाएगी तब ये वीडियो डालूंगा, लेकिन मुझे अभी इसकी ज़रूरत लगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखें, अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों, अगर आपको हमसे कुछ जानना है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में हैं, आप उनका जवाब चाहते हैं या हमसे किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो बिना देर के कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, अपने क्वेश्चंस को डालिए, हम उस पर काम करेंगे और आप तक उसका जवाब पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुनिया के कुल कितने देश हैं जो कोरोना के ऊपर जो वैक्सीन्स बननी हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और पूरे विश्व में कितनी वैक्सीन्स अंडर रिसर्च या अंडर डेवलपमेंट चल रही है। तो दोस्तों, दुनिया के महाशक्तियों को शामिल किए हुए, जिसमें भारत भी सम्मिलित है और चाइना भी, ऐसे ही बड़े बड़े देशों की कुल 39 देशों की संख्या सामने आई है जो कोरोना के वैक्सीन के ऊपर रिसर्च कर रही है, जिसमें चाइना का 30% हिस्सा है। कुल संख्या जो वैक्सीन ट्रायल में है उनकी है 200, यानी 200 वैक्सीन आज ट्रायल में हैं, जो इन फ्यूचर उनमें से कोई कोरोना की वैक्सीन बन सकती है। तो दोस्तों, इन 200 में से 60 वैक्सीन चाइना के अंदर टेस्ट हो रही है, यानी चाइना में कुल जो वैक्सीन पूरे विश्व में ट्रायल हो रहा है उनका 30% ट्रायल अकेला चाइना कर रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में 6 प्रकार की वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, रिसर्च चल रही है उन पर। और भारत में जो ट्रायल करने वाले साइंटिस्ट हैं उन्होंने दावा किया है कि बहुत ही जल्द वो कोरोना को जड़ से खत्म करने वाली इस महान औषधि को खोज के दुनिया के सामने रखेंगे।
अब हम बात करते हैं कि अगर ये वैक्सीन कोई देश बना लेता है तो उसका क्या असर होगा। तो दोस्तों, अगर ये कोई भी देश कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले बना लेता है, जैसा कि हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की हुकूमत का सबसे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ के साइंटिस्टों पे, वहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर, जो कि कोरोना के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि अगर चाइना ने सबसे पहले ये मेडिसिन बना ली तो वो इस मेडिसिन को अच्छे दाम में विदेश, अगर कोरोना की वैक्सीन चाइना ने बना ली तो पूरे विश्व के मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी पावर बढ़ेगी, और इसके साथ ही विभिन्न देश जिनके पास ये वैक्सीन नहीं है या जो लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 200 से ज़्यादा देश हैं जो कि कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, तो दोस्तों वो देश मजबूर हो जाएंगे कोरोना से उसका एंटीडोट यानी वैक्सीन खरीदने के लिए। तो ऐसे में चाइना अपनी जो हानि हुई है उसकी अर्थव्यवस्था की, उसको बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। हालांकि चाइना सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस कर रहा है, और भारत के कई सारे 2-3 साइंटिस्टों ने इस बात को आगे आकर कहा है कि बहुत जल्द वो अपनी वैक्सीन जो उन्होंने तैयार करी है कारगर हो जाएगी और उसको विश्व के सामने पेश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन किस तरह से ह्यूमन बॉडी पर काम करती है और क्या कुछ उसका प्रभाव ह्यूमन बॉडी पर होता है, वैक्सीन होती क्या है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं वैक्सीन के ऊपर ये रिपोर्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कि वैक्सीन बनती कैसे हैं, कितना कुछ समय वैक्सीन को बनने में लग सकता है। वैक्सीन के कार्य करने की प्रणाली के ऊपर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले कुछ दशकों में हमने कई वैक्सीनेशन या टीकाकरण डेवलप किए ताकि रोकथाम योग्य और गंभीर बीमारियों से मनुष्यों और जानवरों दोनों की रक्षा की जा सके। वैक्सीन या टीके से हम इम्यून सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को डेवलप करने की क्षमता का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब है कि एक बार जब किसी व्यक्ति या जानवर का बीमारी पैदा करने वाले किसी पर्टिकुलर पैथोजन से सामना होता है तो वो भविष्य में उसी पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये पैथोजन से पहली बार यानी प्राइमरी एक्सपोजर में ही एक्टिव हो जाती हैं। एक बार जब हमारा शरीर पैथोजन से लड़ लेता है तो इन टी और बी लिम्फोसाइट्स की पॉपुलेशन, जिन्हें मेमोरी सेल्स भी कहते हैं, इंडिविजुअल में रह जाती हैं। ये मेमोरी सेल्स स्टैंड बाय पर रहती हैं और जल्दी से रिएक्ट करने के लिए तैयार होती हैं अगर सेकेंडरी एक्सपोजर में इंडिविजुअल फिर से उस पर्टिकुलर पैथोजन से कांटेक्ट में आता है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्राइमरी एक्सपोजर के मुकाबले इम्यून सिस्टम को जल्दी और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में मदद करती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल आमतौर पर बीमारी के बढ़ने से सुरक्षित रहता है। अब जब हम इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के बारे में जानते हैं तो वैक्सीन क्या होंगे? इसका मतलब है कि अर्ली स्टेज पर ही भविष्य में होने वाली बीमारी को रोकने के लिए हम इस मेमोरी इफेक्ट को आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं। यानी हम पैथोजेंस, इनएक्टिव पैथोजेंस या पैथोजेंस के कुछ विशेष भागों के एक कमजोर रूप को इंडिविजुअल में इंजेक्ट करते हैं। स्वस्थ इंडिविजुअल्स में ये वैक्सीन कंपोनेंट्स प्राइमरी इन्फेक्शन की नकल करके एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन असली बीमारी पैदा करने के लिए ये काफी कमजोर होते हैं। उदाहरण के लिए वेरिसेला या चिकन पॉक्स वैक्सीन में वेरिसेला जोस्टर वायरस के एक कमजोर वर्जन का इंजेक्शन होता है। स्वस्थ इंडिविजुअल्स में ये कमजोर वायरस चिकन पॉक्स का कारण नहीं बनता, लेकिन ये एक इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करता है। अब जब वैक्सीन लिया हुआ व्यक्ति फिर से एक चिकन पॉक्स के मरीज के माध्यम से वेरिसेला जोस्टर वायरस के संपर्क में आता है तो वो वायरस के लिए एक रैपिड मेमोरी इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करेगा और उसे चिकन पॉक्स नहीं होगा। इस तरह से इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का लाभ उठाकर वैक्सीनेशन कई बीमारियों को फैलने से रोकता है, जिसमें पोलियो, स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ, मीजल्स और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस शामिल हैं। हाल ही के वर्षों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सेफ्टी पर विवाद शुरू हो गया, लेकिन अभी तक सभी विश्वसनीय साइंटिफिक तथ्य इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस में बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण के महत्व को सपोर्ट करते हैं। तो ये था वैक्सीनेशन। ये समय से पहले हमारे इम्यून सिस्टम को मेमोरी सेल्स डेवलप करने के लिए ट्रिगर करता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजेंस के शरीर में प्रवेश करने पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से वैक्सीन ह्यूमन बॉडी पर काम करती हैं, वैक्सीन होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि वैक्सीन जो होती हैं इनको बनाया कैसे जाता है, क्या कुछ प्रोसीजर होता है और कितना कुछ समय लग सकता है वैक्सीन बनाने में, ताकि आपको ये अंदेशा हो जाए कि कितना समय लगेगा कोरोना की वैक्सीन को बनाने में। हालांकि अभी तक जितना समय लगता आया है उससे काफ़ी कम समय में ही कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो अब उतना समय नहीं लगेगा जितना कि टीबी, पोलियो आदि, फ्लू आदि की वैक्सीन को बनने में टाइम लगा।
तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वैक्सीन बनती कैसे हैं और किसके लिए वैक्सीन बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म तैयार किए जाते हैं जो किसी विशेष बीमारी को पैदा करें, जिन्हें पाइथोजन कहा जाता है। और ये पाइथोजन वायरस या बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें लैब में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। इसके बाद पाइथोजन में कुछ बदलाव किए जाते हैं ताकि ये साफ हो जाए कि ये किसी प्रकार की बीमारी को पैदा करेंगे या नहीं। इसके बाद इन्हें स्टेबलाइजर और प्रिजर्वेटिव्स में मिलाकर वैक्सीन का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। फिर इसका ट्रायल और टेस्टिंग होती है, जिसमें अनुकूल नतीजे मिलने पर इन्हें वैक्सीन के तौर पर उपयोग किया जाता है। एक वैक्सीन को तैयार होने में कितना समय लगता है? तो अमूमन एक वैक्सीन को तैयार होने में कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं, लेकिन हमारी आज की अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के अनुसार ये दावे हो रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों का यह दावा है कि सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन विश्व भर को तैयार करके वही देंगे, यानी भारत ही सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन देने में सफल रहेगा। ये भारतीय वैज्ञानिकों का दावा है। दोस्तों, आपने देखा कि वैक्सीन किस प्रकार बनाई जाती है, क्या कुछ प्रोसीजर होता है और कितना समय वैक्सीन बनने में लगता है। अब हम बात करते हैं कि वायरस की प्रॉपर्टी क्या है। तो दोस्तों, वायरस एक ऐसा जीव होता है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग, यानी जीवित सजीव प्राणी और निर्जीव प्राणी दोनों के बीच में एक लिंक होता है। यानी जब ये नेचर में होता है, जैसे कि जब ये हम बात करते हैं मिट्टी में हो या किसी भी निर्जीव जगह पर हो, फर्श पर हो, उस समय ये मृत अवस्था में होता है। और जैसे ही ये किसी सजीव के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो उसके बाद में ये वहाँ जाके उसके अंदर जाके एक्टिव हो जाता है, जीवित हो जाता है। और उसके बाद में अपना संक्रमण, अपनी जो रिप्रोड्यूस करना की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देता है और अपनी भी पॉपुलेशन को ह्यूमन बॉडी के अंदर बढ़ाने लगता है। यानी कि जिस भी लिविंग बॉडी में ये गया वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने लगेगा। और जब ये पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो इसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जाएगा, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा एक्टिव होने के बाद, तो सबसे पहला उसका अटैक होता है गले पे। आपको खराश होगी, कफ होगा, खांसी आने लगेगी। उसके बाद दूसरा आपकी रेस्पिरेशन सिस्टम पे अटैक करेगा, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करेगा। आपको सर्दी जुकाम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद शरीर में बुखार होगा और बुखार के बाद में आपकी बॉडी में पेन भी हो सकता है। तो इस तरह के आपको अगर लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले आप उसके लिए चेकअप करा लें। और अगर हम बात करते हैं इसके फैलने की, तो दोस्तों जब हम किसी भी प्रकार से सोशल कॉन्टेक्टिंग में आते हैं, यानी बात करते हैं इस वायरस की हमारी रेस्पिरेशन के थ्रू ये तो बॉडी से आउट हो गया, तो ऐसे में ये लिविंग रहेगा या नॉन लिविंग रहेगा? तो दोस्तों, क्योंकि हमारे रेस्पिरेशन से वो आउट हुआ है, तो अभी वो लिविंग ही है। उसको वापस नॉन लिविंग में कन्वर्ट होने के लिए कुछ समय लगेगा, और वो समय कितना है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि अलग अलग मटेरियल्स पे इसके जीवित रहने की जो टाइम लिमिट्स बताई गई है, अलग अलग मेटल्स पे, मटेरियल्स पे, तो उस हिसाब से ही मतलब इसका मतलब ये है कि इतनी देर वो वहाँ पर एक्टिव रहेगा। उसके बाद वो वापस से नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी को कैरी कर लेगा, नॉन लिविंग की तरह एक्ट करने लगेगा। यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमको हार्म नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एक बार जो व्यक्ति कोरोना के वायरस से या किसी भी वायरस से संक्रमित हो जाता है, दोबारा भी उसके संक्रमण के चांस हो सकते हैं। अगर वो वायरस रिएक्टिव हो गया तो उसको पूरी तरह से खत्म होने के लिए, वायरस को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए वैक्सीन सबसे ज़्यादा कारगर तरीका होता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें आपके लिए। और आप अपने कमेंट से हमको बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी, या किस तरह की और वीडियोस आप हमसे चाहते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल हो जिसका जवाब चाहते हो तो हमको ज़रूर अपना सवाल बताएं। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।